तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ टॉपिक्स जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 के हैं और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है इसमें बात हो रही है मापिला रेबिलियन के बारे में, जिसको मोपला रेबिलियन, मोपला विद्रोह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 1921 का ये विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था। ये ईयर जो है वो थोड़ा सा याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जो है वो इस विद्रोह को, इस रेबिलियन को 100 ईयर जो है वो पूरे होने वाले 2021 में। तो 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा है। तो देखिए, 1921 में ये विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था और ये चीज आपको इसलिए भी याद रखनी क्योंकि आजकल सिविल सर्विसेज के अंदर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। कुछ आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले कौन सा हुआ था मूवमेंट या इवेंट और उसके बाद फिर कौन सा हुआ, फिर उसके बाद फिर कौन सा हुआ, इस प्रकार से। राइट, तो ये चीज याद रखना कि मोपला रेबिलियन जो हम लोग को देखने को मिला है वो 1921 का है। और ये दंगे हम लोग को देखने को मिले थे, दंगों की सीरीज थी बेसिकली ये, और मोपलास के द्वारा ये दंगे किए गए थे। मोपला बेसिकली मालाबार क्षेत्र के मुसलमानों को मोपला कहा जाता है। तो और ये मालाबार जो क्षेत्र है वो नदन केरला का हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो मुसलमान है मालाबार क्षेत्र के, उनके द्वारा ये दंगे किए गए थे। उन्होंने टारगेट किया था ब्रिटिशर्स को और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, जो हिंदू जमींदार हैं और जो अंग्रेज हैं उनको टारगेट किया गया था इस दंगे में। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। आगे की चर्चा करें। अब गाइस, इस विद्रोह के कारण और परिणाम क्या थे, तो सिर्फ 4 पॉइंट्स इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अभी अपन थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे, बट स्टार्टिंग में पहले आप समझ लो कि ये 4 पॉइंट्स क्या है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए तो पूरे जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, इमेजिन करिए ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का पीरियड। उस समय आपको पता है गाइस कि उस समय ब्रिटिशर जो है वो पीजेंट्स के ऊपर, जो किसान हैं उनके ऊपर जो है वो दबाव डाला करते थे। राइट, और ये जो यहाँ पर किसान जो खेत पर काम किया करते थे, इन किसानों की खुद की जमीन भी नहीं हुआ करती थी। वो जमींदार से जमीन को किराए पे लेते थे और काम किया करते थे, है ना। आप जानते हो इसके बारे में। तो हो क्या रहा था कि जो मोपलाज है, मोपलाज बेसिकली मुसलमान हम लोग को मालाबार के देखने को मिलता है, अभी पढ़ा अपन ने उनके बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो मुसलमान जो काम किया करते थे, इनके ऊपर प्रेशर जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता था। एक तो इनकी जमीन जो है, यानी कि ये जमींदार की जमीन है, जमींदार अपनी जमीन के लिए जो है वो किराया बहुत ज्यादा बढ़ाता था और कभी भी जो है वो किसी को भी जो है वो जमीन दे दी जाती थी। यानी कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है तो इसको निकालकर जो है वो दूसरे को रख लिया जाता था। तो इनके पास इनसिक्योरिटी थी कि कितने समय तक जो है उनको जमीन मिलेगी, क्योंकि आज की रेट में जैसे किरायानामा अगर बनवाते हैं अपन किराए पे रहने के लिए, तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है और उस बीच अगर जो किराएदार है उसको अगर निकालना है तो उसको पहले नोटिस देना पड़ता है, 1 आध महीने का या 2 महीने का, जो भी। बट यहाँ पर ऐसा पहले नहीं हुआ करता। यहाँ पे तो जब मन चाहा जो है वो किसी को निकाल लिया, दूसरे को जो है वो दे दी जमीन। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती थी। तो इसको लेकर भी काफी परेशान थे यहाँ के मुसलमान, इस चीज को लेकर। किराया काफी हाई हम लोग को देखने को मिलता था। कभी भी जमींदार जो है वो यहाँ पर आकर किराए के साथ साथ अननेसेसरी डिमांड करने लगते थे। जैसे कि आप किराया दे रहे हो और टाइम पे भर भी रहे हो तो भी वो आ जाते थे, बोलते थे कि अच्छा ये क्रॉप का 10% शेयर दे दो, 5% शेयर दे दो, यानी कि जितनी भी आपकी फसल होगी उसका 5%, 10% किसान के जमींदार के पास चला जाएगा। तो इससे जो है वो यहाँ के मुसलमान काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, राइट, इस चीज को लेकर। अब जब वो परेशान हुए तो पहले उन्होंने अटैक किया ब्रिटिशर्स के ऊपर, फिर बाद में उन्होंने हिंदूज के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि जमींदार यहाँ के हिंदूज हम लोग को देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का एक दंगा जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। और इस दंगे को जो है वो रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर तैनात कर दी। गोरखा रेजिमेंट याद आ रहा है, अपन ने पढ़ा भी था, जो फिटेस्ट आर्मी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि फिटेस्ट फोर्स है बेसिकली आर्मी की, फिटेस्ट फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है बताई जाती है।
नेपाल से ये रिक्रूट किए जाते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। और जो गोरखास हैं, और इवन आज भी जो ब्रिटिश क्वीन हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनके पास 2 पर्सनल गोरखास गार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि ब्रिटिश क्वीन की हिफाजत के लिए गोरखास को तैनात किया हुआ है, गोरखा रेजिमेंट के फोर्स को। यानी कि 2 उनके जो सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, 2 सिपाही जो देखने को मिलते हैं, तो उनको तैनात किया हुआ है, राइट। तो इसके बारे में अपने पहले भी चर्चा करी थी, मेरे ख्याल से भी पिछले महीने ही हम लोगों ने गोरखा रेजिमेंट के बारे में डिस्कस भी किया था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट तैनात कर दी, और यहाँ पर एक वैगन ट्रेजेडी भी हम लोग को देखने को मिलती है, वैगन ट्रेजेडी, राइट। तो ये वैगन ट्रेजेडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो वैगन ट्रेजेडी में हम लोग को क्या देखने को मिला था, तो इस समय ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जेल ले जा रहे थे गाड़ी में, रेलगाड़ी में बिठाकर, आप देखो ये डब्बे में बिठाकर ब्रिटिशर्स जो है वो जेल ले जा रहे थे। यहाँ पर जो मोपलाज हैं उनको, यानी कि उनको बंद कर दिया था, कैद कर दिया था, और उनको जेल ले जाया जा रहा था। और उसी बीच जो है गाइस, जाते जाते जो है वो ये इनकी डेथ हो गई थी सफोकेशन के कारण। कहा जाता है कि इनकी जो है मर गए थे, ये डेथ हो गई थी इन लोगों की, मोपलास की। और ये इस इवेंट को पूरे को वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड इतनी बस आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो एग्जामिनेशन में और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट अब फिर भी अपन जो है वो, क्योंकि हिस्ट्री है तो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसको रिवीजन के तौर पे अपन देख रहे हैं, ठीक है। एक आपको पूरी चीजें तो समझ में आ गई, अब रिवाइज कर लो। तो देखो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिला था, जो प्रतिरोध हम लोग को देखने को मिला था, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला था। बट बाद में जाकर कम्युनल वायलेंस के थ्रू ये एंड हुआ, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हम लोग को, दंगे हम लोग को देखने को मिले थे, तो उस पर जो है ये एंड हुआ। और उस समय गांधी जी यहां पर आए थे, गांधी जी और शौकत अली जो है वो साथ में आए थे यहाँ पर कैलीकट के क्षेत्र में 1920 के समय पर। और यहाँ पर जो है वो कंबाइंड मैसेज देने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का, आपको पता होगा इसकी, क्योंकि शौकत अली जो है वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आपको पता होगा कि गांधी जी ने सोचा था कि अगर एक इंडिया के अंदर अगर एक मास मूवमेंट करना है, तो उनके लिए जब खिलाफत का जब इशू चल रहा था, और जब ये खिलाफत मूवमेंट देखने को मिला था गांधी जी को, तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि हिंदू और मुस्लिम को जो है वो इकट्ठा करने का सबसे अच्छा मौका ये। तो इसको लेकर गांधी जी ने शौकत अली के साथ जो है वो हाथ मिलाया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो कंबाइन किया, राइट। और उसी चीज के लिए, यानी कि इस मूवमेंट का मैसेज देने के लिए गांधी जी जो है और शौकत अली हैं, ये साथ में जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो गए थे, यानी कि ट्रैवलिंग करी थी, अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों को मैसेज दिया था रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। तो ऐसे ही हुआ, ये कैलीकट गए थे अगस्त 1920 में अपना मैसेज देने के लिए। उसी बीच जो है इनको पता लगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो परेशान है। तो इसको लेकर गांधी जी ने खिलाफत कमेटी जो है वो तैयार करने की बात करी। इस खिलाफत कमेटी के जो हेड थे वो बेसिकली मापिलास के या मोपला के रिलीजियस हेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है महादुम तंगल। तो ये थे रिलीजियस हेड, यानी कि इस कमेटी को उन्होंने हेड किया था। बट फिर भी जो है वो इश्यूज बढ़ रहे थे, लगातार हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और कमेटी के अंदर ये चीज देखने को मिली कि जो शिकायतें जो थी वहां के मुसलमानों की, वो यही थी कि उनको, उनसे जो है वो जमींदार के द्वारा ज्यादा किराया लिया जाता है, उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं है उनके पास कि कभी भी कहीं उनको निकाल तो नहीं दिया जाएगा, यानी कि टेन्योर का सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, राइट। रिन्यूअल फीस भी काफी हाई होती है, और अनफेयर डिमांड जो है वो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, जमींदार की तरफ से जो है वो लगाई जाती है, जो मैंने भी आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये सब चल रहा था। उसी बीच जो है वो मुसलमान और हिंदू जो है वो आपस में भिड़ गए, और इनके बीच में जो है वो दंगे होना शुरू हो गए। अब दंगे को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर एक्टिव हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्ड था वो काफी एग्रेसिव था। इन्होंने यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट को तैनात कर दिया था, प्लस यहाँ पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। और उसी बीच ये हुआ कि यहाँ पे जब कैदियों को जब पकड़ा गया, यानी कि जो दंगे जो लोग कर रहे थे, दंगेबाज जो थे, उनको जब पकड़ा गया और पकड़कर उनको गाड़ी के अंदर जो है वो ट्रेन के अंदर बिठाया गया, ट्रेन के अंदर बिठाने के बाद जो है इनको जेल ले जाया जा रहा था। तो उसी बीच बताया गया कि बोगी के अंदर, यानी कि जो बोगी जो हम लोग को देखने को मिलती है वैगन, तो इसके अंदर जो है सफोकेशन हुआ, और सफोकेशन के कारण काफी सारे लोगों की जो है वो यहाँ पर मौत हो गई थी। यानी कि बताया जाता है कि 60 जो प्रिजनर्स हैं, मापिला प्रिजनर या मोपला प्रिजनर कैदी, उनकी जो है वो मौत हो गई थी। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि वैगन ट्रेजेडी जो है वो किससे रिलेटेड है, या फिर किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो आपको, या फिर किस विद्रोह से एसोसिएटेड है, तो आपको इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, इन जनरल। और अभी ये पूरा टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि मोपला जो राइटर्स हैं, कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के थ्रू कि उनको जो है वो फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा ना दिया जाए। एक्चुअली में हुआ ये था कि पिछले साल हम लोग को देखने को मिला था कि डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स, यानी कि जो शहीदों की जो डिक्शनरी हम लोग को देखने को मिली थी, वो यूनियन मिनिस्ट्री ने पब्लिश करी थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन के साथ ये
जो है वो पब्लिश की गई, और उसमें हम लोग को देखने को मिला कि दो लोगों का नाम था, एक अली मुस्लियार और दूसरा वरियन कुन नाथ कुन हामिद हाजी। तो इन दो लोगों का नाम था, और ये मोपला मास्कियर के यानी कि मोपला का जो ये दंगा हम लोग को और हत्याकांड जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके ये मतलब एक प्रमुख थे, प्रमुख आर्किटेक्ट, यानी कि इन्होंने ही जो है वो पूरी चीज जो है वो रेस करी थी। आप कह सकते हो ये वहां के लीडर थे मोपला मास्कियर के या फिर मोपला दंगों के, इन्होंने लीड किया था। तो इनको जो है वो शहीद कहा गया है, और ये बुक पिछले साल जो है वो पब्लिश हुई थी, यानी कि ये वाली हम लोग को जो देखने को मिली, तो इसमें इनको शहीद जो है का दर्जा दिया गया, राइट, मार्टियर का दर्जा दिया, शहीद का दर्जा दिया। तो इसी को लेकर जो है ये आईसीएचआर ने एक जो कमिटी बनाई थी, तो उसकी रिपोर्ट जो सामने आई, उस रिपोर्ट ने कहा है कि इनका नाम जो है वो हटाया जाए, और इनके साथ जो टोटल 387 लोग थे जो कि इस दंगे में इन्वॉल्व थे, तो उनका नाम इससे हटाया जाए। और हटाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बताया गया कि इन्होंने, ये जो है वो क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे मासूम बच्चों को, मासूम हिंदू लोगों को और मासूम हिंदू महिलाओं को जो है वो मौत के घाट उतारा, और उनको मारने के बाद जो है वो उनकी बॉडी को कुएं में दफना दिया, यानी कुएं में फेंक दिया बॉडी को, राइट। तो ये चीज जो है वो इस प्रकार की सामने आई, और इसीलिए कहा गया कि जो है इनको जो है इनका नाम जो है वो हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो क्रिमिनल्स हैं, ना कि शहीद। तो इसको लेकर अभी ये टॉपिक जो है वो न्यूज में चर्चा में हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अभी आगे क्या डिसीजन निकलेगा तब मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको सिर्फ जो जानना है वो ये मापिला रेबिलियन या फिर मोपला विद्रोह, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक है। अब पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की के इंडेक्स के बारे में। एक रैंकिंग अभी रिसेंटली सामने आई है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की। देखो, नाम से यहीं पर आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, यानी कि बिजनेस को बेटर बनाने के लिए और बिजनेस के अंदर चेंजेस लाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस जो है उसमें चेंजेस लाया जाए और ग्रोथ की तरफ जो है वो ले जाया जाए बिजनेस सेक्टर को, राइट। तो उसको लेकर ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। इसका ये 4th एडिशन है जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, और इसको जो है वो अभी रिसेंटली अनाउंस किया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT के द्वारा स्टेट्स की रैंकिंग दी गई, और उसी के ऊपर बेस्ड जो है ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है वो शुरू किया गया था 2015 में, राइट। यानी कि हर एक स्टेट को जो है वो उनके आप बिजनेस सेक्टर जो है वो किस प्रकार से ग्रो कर रहा है या क्या स्टेटस है वहां पर बिजनेस का अलग अलग स्टेट्स में, तो उसको जो है वो इवेल्युएट करने के पर्पज से ये जो है वो शुरू किया गया था, राइट। और इसमें इस बार अभी एट प्रेजेंट जो मेजर चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये है कि स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उसको लिंक किया जा रहा है यूजर के फीडबैक के साथ। जैसे कि जो भी बिजनेस चल रहे हैं, तो बिजनेस से जो कंज्यूमर्स है बेसिकली वो खुश है कि नहीं है, तो उस कंज्यूमर से जो है वो फीडबैक लिया जाएगा, और उसके आधार पर भी एक क्लॉज यहां पर रखा गया जिसके तहत स्टेट्स को जो है वो रैंकिंग दी जा रही है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप जैसे कि करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अपने इस चैनल के पेड कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, तो पेड कोर्स में जो है वो आपको पता होगा कि मैं वहां से आपसे जो है वो फीडबैक भी मांगता हूं कि कैसा लगा आपको, बताइएगा, राइट। कोई भी अगर सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। तो जब आप पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जब आपके फीडबैक्स वगैरह आते हैं, तो और उस फीडबैक पे जो मैं काम करके इंप्रूव करता हूं, तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि अलग अलग स्टेट में क्या इस प्रकार की चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, कि कस्टमर से जो यूजर्स हैं उनसे जो फीडबैक मांगा जा रहा है उसके बाद इंप्रूवमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और या फिर मतलब किस स्टेट के अंदर जो बिजनेस से जो कंज्यूमर्स का जो बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं बिजनेस के कारण कंज्यूमर्स की ज्यादा कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो इवेल्युएट की जाती है यहाँ पर। तो इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी टॉप 10 स्टेट जो है स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंदर, तो वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और गुजरात। तो ये हम लोग को टॉप 10 स्टेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-2019 के अंदर 180 रिफॉर्म पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि कवर किए गए, जैसे कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के बारे में कंज्यूमर को और जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनको पता है कि नहीं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जो रिलीज की जाती है, जैसे कि बिजनेस के पास की अगर हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन की, तो सरकार के द्वारा बिजनेस को रन करने की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेसमैन को दी जा रही है कि नहीं जा रही, प्रॉपर समय समय पर रेगुलेटरी ऑर्डर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, प्रॉपर समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही, और कंज्यूमर एंड की तरफ से जो कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फैसिलिटीज है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। तो ये सब चीजें जो है वो आ जाती हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में। सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, एनवायरमेंट, ऐसे कुछ रेगुलेटरी एरियाज हैं जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और स्टेट्स को क्यों रैंकिंग दी जाती है इसके अंदर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर, तो देखो गाइस, इसमें
फोकस किया जाता है कि स्टेट जो है वो इंप्रूव करे अपने बिजनेस में, यानी कि वहां पर स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन है वो काम करें, एंटरप्रेन्योर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो स्टेट के अंदर इंक्रीज हो, यानी कि कम से कम पेपर कार्रवाई के, यानी कि कम से कम कागजी कार्रवाई के जो है वो एक बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश हो जल्द से जल्द, राइट। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक बिजनेस रजिस्टर हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस सेक्टर के अंदर जो है वो आराम से एंटर कर सके, काम कर सके। और दूसरी बात, वहां पर हम लोग स्टेट के अंदर कंज्यूमर्स को प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को भी सुनिश्चित करने के लिए ये चीज जो है वो शुरू की गई, और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो आपस में स्टेट्स के बीच में हो। क्योंकि देखो ये चीज हो, अगर इस प्रकार की चीजें हो रही कि एक स्टेट के अंदर बिजनेस सेक्टर की ग्रोथ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए अगर इस प्रकार का इनिशिएटिव लाया जा रहा है, तो एक स्टेट की अगर रैंकिंग अच्छी होगी तो उसकी जो नेबरिंग स्टेट है या फिर जो रेस्ट ऑफ द स्टेट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो भी अपने आप को पुशअप करेंगे कि हमारी भी रैंकिंग जो है वो ऊपर हो। तो ऐसा एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर किसी स्टेट के अंदर बिजनेस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वहां पर पेपर या कागजी कार्रवाई जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, आसानी से कोई भी बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश हो सकेगा। बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अगर किसी स्टेट में हेल्दी एनवायरमेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के पर्पज के लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए और हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर इसीलिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट जो है वो स्टेट्स में किया जा रहा है और उनको जो है फिर वो रैंकिंग दी जा रही है। लगातार 2015 से ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है इस प्रकार की। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि सरकार ने 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के क्लियरेंस को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेनली ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए गाइस, इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। कोई भी अगर एनजीओ है, ठीक है, अब एनजीओ को डोनेशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज भी जो है वो दे सकती हैं, राइट। तो ये भी हमारी कंट्री के अंदर प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है। बट ऐसे एनजीओ या ऐसी कंपनी जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रही होती हैं, तो उनको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो मिलता है वो तभी मिलेगा जब उनके पास एफसीआरए का क्लियरेंस हो। और ये क्लियरेंस कौन देती है? होम मिनिस्ट्री देती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि होम मिनिस्ट्री एफसीआरए का क्लियरेंस देती है। जब तक किसी एनजीओ के पास ये एफसीआरए का क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक कोई भी एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज होती है कि जो भी एनजीओ जिनके पास ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या कर रहे हैं उसका भी एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना होता है इस एफसीआरए के तहत, और इस पर पूरी निगरानी रखी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो एनजीओ है ये गरीब बच्चों के उद्धार के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करता है, तो इसके पास जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, तो होना तो यही चाहिए कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन गरीब बच्चों पर ही जो है वो लगाया जाए, राइट, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, राइट। बट अगर कोई एनजीओ ऐसा नहीं कर रही है, दूसरी एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि इलीगल एक्ट्स भी जो है वो इसके तहत किए जाते हैं। काफी सारे एनजीओ, आपने पिछले साल में भी काफी ऐसी न्यूज देखी होगी, हमने भी डिस्कस करी ऑलरेडी, कि काफी सारे ऐसे एनजीओ को सरकार ने सीज कर दिया था जहां पर उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था कि वो, उनके पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे का वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, राइट। तो वो रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर वो प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो उसके चलते काफी सारे एनजीओ को सीज कर दिया था, बंद कर दिया था, है ना। तो ऐसे ही होता है कि कई सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज भी कंडक्ट होती है, तो ऐसी चीज ना हो उसके लिए भी ये एफसीआरए जो है वो काम करती है। समय समय पर ऐसे एनजीओ को मॉनिटर करने के ऊपर, ट्रैक करने के ऊपर काम रहता है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं। क्लियर है यहां तक बातें, कंसेप्ट? आगे चर्चा करें तो फॉरेन फंडिंग जो है गाइस, उसको रेगुलेट करने का काम इस कानून का होता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे की बात करें, कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं कि की प्रोविजन जो है वो उसके क्या क्या है, फिर अपन बात करेंगे कि कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और किनको जो है मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कब का है? 2010 का है। और इस एक्ट के तहत हर 5 साल में जो है वो जो भी एनजीओ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हर 5 साल में जो है वो क्लियरेंस लेना पड़ता है। हर 5 साल में, यानी कि उनको रजिस्टर कराना होता है। तो 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है कि एवरी 5 ईयर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि री इशू होते हैं तो बार बार एफसीआरए के क्लियरेंस, जिससे कि समय समय पर जो है वो मॉनिटरिंग की जा सके हमारी कंट्री के अंदर उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन इंस्टीट्यूशंस की जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करते हैं। और जब जब से अमेंडमेंट किया गया इनके रूल्स को, तब से ये चीज सामने आई कि जितने भी एनजीओ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं या फिर जिनको ऑलरेडी पहले से एफसीआरए की परमिशन मिल चुकी है, तो आज की डेट में उनको अपने, यानी कि जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो कि उनको मिले हैं, उनकी पूरी डिटेल, कितना अमाउंट मिला है, उसको कहाँ पे खर्चा जा रहा है,
पूरी प्रॉपर डिटेल जो है वो हर 3 महीनों में एफसीआरए की वेबसाइट में सबमिट करनी होगी, राइट, अपलोड करनी होगी। और एनजीओ को हर साल एनुअल रिटर्न फाइल्स अपने करने पड़ेंगे ऑनलाइन, और हार्ड कॉपी का वर्जन जो है वो भी यहाँ पर सबमिट करना होगा, राइट, जिससे कि प्रॉपर तरीके से जो है वो जांच की जा सके कि इनके पास जो पैसा आ रहा है या फिर जो भी फंडिंग जो मिलती है इनको, तो उसका वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, जिससे कि अगर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है तो उसको ट्रैक किया जा सके, पकड़ा जा सके, रोका जा सके। और कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कैंडिडेट, जो भी चुनाव के उम्मीदवार होते हैं वो नहीं कर सकते, एमपी एमएलए नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी ऑफिस जो हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार का पॉलिटिकल फील्ड से जो रिलेटेड होता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का जो होता है, करस्पॉन्डेंट हो गए, कॉलमनिस्ट हो गए यानी कि जर्नलिस्ट वगैरह, और एडिटर हो गए, कार्टूनिस्ट हो गए, प्रिंटर, पब्लिशर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स वाले जो होते हैं, तो वो जो है वो नहीं रिसीव कर सकते। जज हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, कोई भी कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी एक ऐसी बॉडी जो कि सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है या ओन की जाती है, तो ऐसी बॉडी पर भी, यानी कि कुल मिलाकर सरकारी जो है, जो भी लोग सरकारी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। या फिर कोई भी एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑडियो न्यूज़ को, ऑडियो या विजुअल न्यूज़ को जो है ब्रॉडकास्ट करती है, या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के थ्रू जो है वो पब्लिक को, मास को जो है वो देती है, यानी कि सामने प्रस्तुत करती है, तो वो भी नहीं कर सकते, राइट। या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या एसोसिएशन जो कि किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, तो वो भी जो है वो नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है वो कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि इनमें से बताइए कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपको इसके बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी एसोसिएशन उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा उनका एटलीस्ट 3 सालों तक एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि पिछले 3 साल तक वो कंपनी स्टैब्लिश्ड हो। दूसरी बात, उस पिछले 3 सालों में उस कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी को क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया है उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर। इसके अलावा पिछले बताया जा रहा है कि इन 3 सालों में उसने एटलीस्ट 10 लाख रुपए जो है वो सोसाइटी के लिए या फिर जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उस पर उन्होंने स्पेंड किए हो, खर्चे हो, राइट। तो ये अगर कंडीशन अगर फॉलो की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो फिर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव करने का जो है वो मौका मिल जाता है या फिर परमिशन मिल जाती है, क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाली एक जानकारी आपको होनी चाहिए, सिर्फ इतनी चीज सफिशिएंट है। एफसीआरए से रिलेटेड इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉट नाम का एक रोबोट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको डेवलप किया है जो रिसर्चर्स हम लोग को बॉस्टन डायनेमिक्स, जो एमआईटी यूएसए, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से जो बिलोंग करते हैं, एमआईटी यूएसए से, तो उन्होंने ये स्पॉट रोबोट जो है वो बनाया है। ये देख सकते हैं आप, ये रोबोट, स्पॉट रोबोट। आप ह्यूमन को देखिए और रोबोट को देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये रोबोट का साइज जो है वो कितना है, राइट। और ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स जिन पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, तो उन पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए इसको जो है वो उपयोग में लिया जा सकेगा। तो ये वाली चीज बताई जा रही है। रोबोट जो है वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि रोबोट को आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू चला सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसके अलावा ये अपने पैरों पे चल सकता है, स्टेयर्स, सीढ़ियां वगैरह चढ़ सकता है, और उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं वहां पर भी आसानी से जो है ये चल सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच से जो है वो निकाला जा रहा है, राइट, जिससे कि वो सही ढंग से जो है वो ऑपरेट कर सके, चल सके। और ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि जो है वो इसको इंडोर में यूज नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मल इसका साइज हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आसानी से ये घर के अंदर या फिर ऑफिस वगैरह के अंदर जो है वो उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी खासियत बहुत शानदार है कि 2 मीटर की दूरी से एक इंसान का स्किन टेम्परेचर जो है ये मेजर कर सकता है, यानी कि सामने वाले का टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं। क्योंकि कोरोना वायरस में आपने देखा होगा आजकल अगर आप कहीं बाहर गए होंगे तो सबसे पहली चीज क्या की जाती है, उनके हाथ में वो टेम्परेचर वाली डिवाइस होती है जो कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर करती है। तो वैसे ही ये बॉडी टेम्परेचर जो है वो लोगों का मेजर कर सकता है, उनका ब्रीदिंग रेट क्या है वो मेजर कर सकता है, पल्स रेट, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन हेल्दी पेशेंट का वो जो है वो चेक कर सकता है, देख सकता है। इसमें 4 कैमरेज होंगे, एक इंफ्रारेड होगा और 3 मोनोक्रोम कैमरेज इसमें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है इस रोबोट्स में। इंफ्रारेड कैमरा किस पर्पस के लिए? टेम्परेचर पर्पस के लिए। कभी आपने इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया होगा तो आपको पता लगा होगा, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी या फिर हमारी जो डिफेंस फोर्स है बेसिकली वो इसका उपयोग करती हैं,
इंफ्रारेड कैमरे का, कभी अंधेरे में अगर कोई छुपा हुआ होता है तो उसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड कैमरे से पता लग जाता है। जैसे अगर आप इंफ्रारेड कैमरा चलाएंगे और आसपास जो है वो अगर कोई हीटेड, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी जो होती है वो हीटेड होती है, तो आसपास कोई भी हीट ऑब्जेक्ट अगर दिखाई देगा, यानी कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा हीट है, तो उसका कलर जो है वो अलग से समझ में आ जाता है। तो ये इंफ्रारेड कैमरा बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, राइट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और वो हमारे ब्लड वेसल में फ्लो करता है, और उसके चलते जो है वो कलर जो है वो चेंज होते हैं, राइट। तो ये वो वाले कलर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, और ये चेंजेस जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको जो है इसके 3 मोनोक्रोम कैमरास जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये फिल्टर करते हैं लाइट को 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि जहां पर भी जैसे कुछ भीड़ वाला इलाका है और वहां पर अगर कोरोना वायरस के पेशेंट्स होने की संभावना है, तो उस जगह पर जो है इन रोबोट्स को लगाया जा सकता है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि यार उस इलाके में, भीड़ वाले इलाके में कुछ लोग को कोरोना वायरस है, उनका टेम्परेचर हाई है, और उनके ब्लड के अंदर इस प्रकार की, यानी कि ब्लड वेसल्स में ये चीज चल रही है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका फ्लो जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके थ्रू अगर इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये व्यक्ति जो है, इस संभावना है कि यार इसको कोरोना वायरस है, तो उसको ये अलग किया जा सकता है, यानी कि ये रोबोट जो है वो उनको अलग साइड कर सकता है, जिससे कि दूसरी पब्लिक में जो है, यानी कि मासेस में कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो। तो ये वाली चीज है। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ये अपने साथ टैबलेट भी लेके चलता है। टैबलेट यानी कि दवाई वाला टैबलेट नहीं, वो फोन वाला टैबलेट नहीं होता, जैसे फोन वाले जो टैबलेट हम लोग को देखने को मिलता है, इसके मुंह पे देखो आप, ये तो ये फोन वाले टैबलेट टाइप के होते हैं इसके पास, जिससे कि ये टैबलेट जो है उसके थ्रू डॉक्टर पेशेंट की जो है वो डॉक्टर से बात करा हुआ है रियल टाइम पे। तो ये वाली चीज भी इस पे हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार की, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि एक नई टेक्निक आ गई है जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के उपयोग से जो है वो डिटेक्ट करने को लेकर एक नई टेक्निक देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इनके द्वारा डेवलप की गई एक टेक्निक है जो कि कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री है क्या? तो ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। ये सैंपल्स जो भी आते हैं, यानी कि जो भी कोरोना वायरस के जो सैंपल्स मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के सैंपल्स जो है वो थ्रोट से जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। आपको पता होगा, आइडिया होगा, अभी तक तो अपन इतनी बार पढ़ लिया है तो आप जानते हैं। तो जो भी सैंपल आते हैं कोरोना वायरस के, तो उन सैंपल को जो है वो स्टडी किया जाता है, और ये क्या करते हैं, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर जो है उसको तुरंत स्टडी करके डिटेक्ट कर लेता है कि पेप्टाइड जो है वो कहां पर है। और अगर बॉडी के अंदर, यानी कि वो सैंपल के अंदर अगर पेप्टाइड मिल जाते हैं, तो उसके थ्रू कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है कि नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर 2 यूनिक पेप्टाइड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसका प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि ये पेप्टाइड क्या होता है, एक चेन होती है इस प्रकार की। ये नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग को ऐसी चेन जो है वो देखने को मिलती है सैंपल्स के अंदर। तो ये इस प्रकार की अगर चेन, इस प्रकार की अगर कुछ चीज पाई गई, पेप्टाइड पाई गई, तो ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर जो यूनिकनेस जो होती है वो यही 2 पेप्टाइड्स की देखने को मिलती है, और वो स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है वो इसी चीज के ऊपर रिलाय करती है, इसी चीज को डिटेक्ट कर लेती है ये, राइट। तो ये क्या करते हैं, गैसियस फेस में जो सैंपल मॉलिक्यूल जो होता है उसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, और केमिकली उसके स्ट्रक्चर को जो है वो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक्सप्लेन कर देती है, या फिर एनालिसिस, एक डेटा जो है वो उसका तैयार कर देती है। और मेन जो होता है वो पेप्टाइड्स होता है। तो ये पेप्टाइड्स भी आप थोड़ा याद रखना, प्रीलिम्स में कभी कभी वाली चीज भी जो है वो आ सकती है। तो यूनिक नेचर हम लोग को कोरोना वायरस का देखने को मिलता है। सैंपल के अंदर अगर ये पेप्टाइड्स हुआ तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है। और कहा जाता है कि इतनी फास्ट टेक्निक है ये कि मात्र 3 मिनट के अंदर ही डिटेक्ट कर लेती है वायरस को, और काफी अच्छी है, काफी बेटर है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करना 95% जो है वो मतलब माना जाता है कि हाँ यार 95% जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कि सही है। और अगर आरटीपीसीआर की अगर हम लोग बात करें उसके रिस्पेक्ट में, तो 100% स्पेसिफिसिटी जो है वो उसकी हम लोग को देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये बेहतरीन जो है वो आज अभी तक की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही कम समय, मात्र 3 मिनट से भी कम समय में डिटेक्ट कर सकती है कोरोना वायरस को। और भी क्या क्या मतलब टेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के, तो आरटीपीसीआर टेस्ट, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आरटीएन-पीसीआर टेस्ट, फेल्यूडा टेस्ट, एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट, इसको भी हम देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस जैन से लेकर जुलाई की पीडीएफ अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरी चीज जो है वो मिल जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है जैन टू जुलाई की पीडीएफ में, तो आप सर्च कर लीजिएगा अपनी पीडीएफ को, राइट। तो कंट्रोल एफ दबाइएगा, जैसे अपने मोबाइल में आप खोलेंगे कंट्रोल एफ दबाइए और सर्च कर लीजिए। तो आपको मेरे ख्याल से ये अपन ने डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल या मई में किया हुआ, अप्रैल में या मई वाले में, उसमें जो है वो आपको मिल जाएगा। तो एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट, सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट, सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट तो जून में ही किया है अपन ने वैसे तो ये है कुछ चीजें जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, इन जनरल जानकारी होनी चाहिए।
अब यहाँ पर बात हो रही है रोबोट रक्षक के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये रोबोट रक्षक आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी अपन ने स्पॉट रोबोट के बारे में बात करी, वैसे ही ये रोबोट है। ये भी जो है वो टेम्परेचर वगैरह मेजर कर सकता है, टेम्परेचर, पल्स रेट, ऑक्सीजन परसेंटेज, तो ये पूरी चीज है ये मेजर कर सकता है सामने वाले की। और ये तैनात किया गया है रेलवेज में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको तैनात किया हुआ है वेरियस रेलवे स्टेशन पर। यह आपको नजर आएगा, जो कि जो है वो पेशेंट की हार्ट बीट्स वगैरह, पेशेंट के का टेम्परेचर वगैरह डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद डायरेक्टली उसी जगह से पेशेंट की डॉक्टर से जो है वो बात कराएगा, कम्युनिकेट करेगा पेशेंट को डॉक्टर के साथ, राइट। तो इसका नाम जो है वो रोबोट रक्षक है, और ये रेलवेज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसको तैनात किया गया है रेलवे स्टेशन वगैरह में। और मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कराएगा इसके पास मेडिसिन भी होगी, ट्रे भी है इसके पास जिसमें ये 10 किलोग्राम तक जो है वो वेट कैरी कर सकता है। तो उसमें मेडिसिन होगी, खाना वगैरह भी होगा पेशेंट का, राइट। और 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराएगा डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में, जो चीज मैंने आपको बताई थी। और हर डायरेक्शन पर ये मूव कर सकता है 150 मीटर तक, यानी कि अपनी जगह से, अपनी रेंज से जो है वो 150 मीटर तक की दूरी पर ये ऑपरेट कर सकता है। और ये वाईफाई के ऊपर चलता है, मोबाइल डेटा पर की भी इसको आवश्यकता नहीं होती, वाईफाई के ऊपर बेस्ड होता है ये। एक बार फुल बैटरी इसकी अगर चार्ज हो जाए तो 6 घंटे तक ये चल पाएगा। और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन पर भी जो है ये ऑपरेट कर लेता है, काम कर लेता है, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू जो है ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं रोबोट रक्षक के बारे में, जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो नाम से समझ में आ रहा है, विलेजेस में, गांव के अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स है वो हम लोग को विलेज एरिया पे देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हमारे विलेज एरियाज पर खुले। तो इसको लेकर ये SVEP हम लोग को देखने को मिलती है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो ये बेसिकली इसने अभी एक प्रोग्रेस जो है, काफी शानदार प्रोग्रेस जो है वो इसने करी है, तो इसी को लेकर ये टॉपिक न्यूज में है। बिजनेस सपोर्ट सर्विस जो है वो इसने गांव गांव तक 153 ब्लॉक हमारे 23 स्टेट्स के अंदर अगस्त 2020 तक जो है वो उसने अपनी बिजनेस सर्विस जो है वो प्रमोट करी है, फैलाई है। और बताया जा रहा है कि 2000 ट्रेंड कार्डर हम लोग को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइज प्रमोशन के देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपनी सर्विसेज जो है वो गांव के एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगस्त 2020 में 1 लाख एंटरप्राइजेस को ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करा चुके हैं, 23 स्टेट और 153 ब्लॉक्स के। तो ये चीज जो है वो सामने आ रही है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की बात करें तो इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इंप्लीमेंट किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, DNRLM। और ये एक सब स्कीम के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2016 से, राइट। फोकस क्या है इस स्कीम का कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, बिजनेस मैनेजमेंट की सॉफ्ट स्किल जो है वो प्रोवाइड कराना। और ये बेसिकली लोकल कम्युनिटी कार्डर्स क्रिएट किए जाते हैं इस चीज के लिए, यानी कि प्रमोशन पर्पस के लिए। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होता, वैसे ही होता है ये भी। यहाँ पर जो है वो पहले गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोकलाइट्स हैं उनको, उनका एक ग्रुप तैयार किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो लोग जो हैं, यानी कि वो ग्रुप जो है वो एज अ ट्रेनर्स का काम करे, कि गांव के अंदर जितने भी नए नए स्टार्टअप्स जो हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि बढ़ावा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्टार्टअप शुरू करें अपना गांव के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो उभर कर आए, राइट। और ज्यादा से ज्यादा इंटरप्राइजेस जो है वो शुरू हों, तो इस पर जो है वो काम किया जाता है। और SVEP प्रमोट करती है इंडिविजुअल को भी, सिंगल पर्सन को भी, ग्रुप्स, इंटरप्राइजेस को भी, राइट। मेन फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज कौन होते हैं, तो लोकलाइट्स, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लोकलाइट्स होते हैं, ये उसी गांव के होते हैं, ग्रुप होता है ये पूरा, जो कि वेरियस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योर्स को, और इनको पहले ट्रेन किया जाता है, राइट। और सर्टिफाइड होते हैं ये, और बिजनेस सपोर्ट सर्विस जो है ये प्रोवाइड कराते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी। तो ये इतनी सफिशिएंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेशनल बायोफार्मा मिशन की यहाँ पर बात हो रही है, नेशनल इम्यूनोजेनिसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर। ये बेसिकली क्लिनिकल इम्यूनोजेनिसिटी वायरल वैक्सीन की उसको स्टडी करने के लिए ये इसका उद्घाटन किया गया है। जैसे कि गाइस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है वेरियस टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है वैक्सीन वगैरह की, राइट। तो अब वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए, वायरल वैक्सीन को स्टडी करने के लिए ये सेंटर जो है वो शुरू किए गए हैं, राइट। और एस्टेब्लिश की गई है ये भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के द्वारा। उनकी एक यूनिट है जो कि हम लोग को इंटरएक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स के नाम से जानी जाती है, और बिराक DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिराक, इसके बारे में भी अभी अपन चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये हम लोग को बिराक देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। और नेशनल बायो फार्मा मिशन के अंडर जो है ये सेंटर शुरू किया गया है, राइट।
तो ये चीज यहाँ पर सामने आ रही है। बिराक की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये सेटअप की गई है। ये बेसिकली एक एजेंसी के तौर पर काम करती है जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए फोकस करती है, काम करती है। बढ़ावा दिया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा R&D और रिसर्च और इनोवेशन हो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, ज्यादा से ज्यादा इंटरप्राइजेस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में स्टेब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हम लोग को देखने को मिले जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम करें, ऑपरेट करें, राइट। तो इसको लेकर ये बिराक हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, काम करती है। जो नेशनल बायोफार्मा मिशन की बात करें, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एकेडमिक्स यानी कि जो कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज जो हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है टॉप लेवल की, और टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इनका कोलैबोरेटिव मिशन ये हम लोग को देखने को मिलता है। मेन फोकस क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री के अंदर करना। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था 1500 करोड़ रुपए के टोटल कॉस्ट में, और 50% को फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के लोन के थ्रू 50% इसकी फंडिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी इस नेशनल बायोफार्मा मिशन के लिए। इसको बिराक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। बिराक क्या है तो उसके बारे में प्रीवियस स्लाइड में अपन ने पढ़ा। और इस मिशन के अंदर सरकार ने इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट करे, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो बायोफार्मा सेक्टर में, यानी कि बायो वही चीज जो बिराक जो करता है कि वो प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरप्राइजेस जो है वो हमारी बायोफार्मा की सेक्टर पे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है वो ओपन हो, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो ओपन हो, स्टैब्लिश हो, सेटअप हो। तो उसी चीज के लिए ये इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा इसी मिशन के अंडर जो है वो शुरू किया गया था, राइट। आगे की चर्चा करें, पहला हम लोग को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज देखने को मिल रहा है। जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की है, उन्होंने 19 दिसंबर 2019 को, पिछले साल, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसके तहत इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा हमारी कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 सितंबर को हर साल। और अभी 7 सितंबर बीता है, तो पहला ये हम लोग को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC ने काम किया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए, ये डिसीजन पर आने के लिए कि इस प्रकार का जो इंटरनेशनल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाए। डे का मेन पर्पस ये होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, सभी लेवल पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लेवल पर फोकस किया जाता है कि मतलब ये प्रमोट करने पर काम किया जाता है, ये अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि क्लीन एयर जो है वो इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और एनवायरमेंट के लिए। तो बेसिकली पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये दिवस हम लोग को देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, राइट। क्योंकि देखो ब्लू स्काईज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्काई जो है वो कई सारी ऐसी सिटीज हैं जहां पर, जैसे कि दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली में बोलते हैं ना कि स्काई जो है वो प्रॉपर ब्लू नहीं दिखता, बट अभी लॉकडाउन के बाद जो है वो ऐसे आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि दिल्ली के अंदर भी पहले जो है, पहले की तरह, यानी कि जो बहुत साल पहले जो हुआ करता था कि स्काई ब्लू दिखा करता था, राइट, और चिड़िया वगैरह जो है उनके चहकने की आवाज आती थी। तो अभी लॉकडाउन के कारण दोबारा शुरू हुआ है, बट अब धीरे धीरे से वापस बंद हो रहा है क्योंकि एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन, पूरा खेल पोल्यूशन का है। तो ये पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए ये दिवस जो है वो मतलब बनाया जाएगा, और पहली बार जो है ये बनाया गया अभी 7 सितंबर को, और लोगों के बीच में ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो ब्लू स्काईज जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, और इसको आप एसोसिएट करोगे किसके साथ? पोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज है। आगे की बात करें तो गाइस, मून में रस्टिंग नजर आई है। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट की इमेजेस हम लोग को सामने देखने को मिली है कि मून में रस्टिंग है, जंग, मून के अंदर जंग की स्थिति जो है वो नजर आई, यानी कि जंग देखने को मिली। और जंग जो है गाइस धरती पर जैसे एग्जिस्ट करती है, मार्स पे जैसे जंग की संभावना हम लोग को देखने को मिलती है। तो अभी तक ये चीज धरती पर और मार्स पे जो है वो साइंटिस्ट ने पाया था कि जंग जो है वो हो सकती है। जैसे कि आप लोहे को अगर घर के बाहर रख दो अपने, और एक आधी साल के बाद जब लोहे को वापस देखोगे तो उसमें जंग आपको लगी हुई नजर आएगी, दिखाई देगी। बट अभी बताया जा रहा है कि मून पे भी जंग के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, रस्टिंग के ट्रेसेस मिले हैं, और इमेजेस भेजी है इसरो के चंद्रयान-1 ऑर्बिटर ने, जो कि इंडिया का पहला मिशन हम लोग को मून के लिए देखने को मिला था। और मून के पोल्स में, यानी कि पोल जो पोलार जो एरिया है मून का, वहां पर जो है वो रस्टिंग के ट्रेसेस पाए गए, जंग के ट्रेसेस पाए गए। तो आप करो अभी वीडियो को पॉज, मैं चाहूंगा कि 5-1 मिनट का समय लो, सोचो कि इतना सरप्राइजिंग कैसे है ये, मून पे जंग लगना इतना सरप्राइजिंग कैसे, इसको आप सोचो।
तभी जाकर जो है आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, यानी कि सिर्फ आप पढ़ो मत, आप अपना दिमाग भी चलाओ कि यार ये हुआ तो कैसे हुआ। तो मून पे जंग लगना एक बहुत बड़ी बात है, और इसकी अगर ट्रेसेस मिल रहे हैं तो एक नई रिसर्च की तरफ जो है वो हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जंग कब लगती है, जंग जिस जगह पर पानी होता है, जिस जगह पर हम लोग को पानी देखने को मिलता है, वहां पर जंग जो है वो होती है, राइट। पानी और ऑक्सीजन जिस जगह पे होते हैं। तो रस्ट कब बनती है, जंग कब बनती है, जिसको आयरन ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, जो रेडिश कंपाउंड की तरह हम लोग को देखने को मिलती है, जब आयरन जो होता है उसका एक्सपोजर पानी और ऑक्सीजन के साथ होता है। बट मून में तो ऐसा कुछ है नहीं, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर कैसे हुआ ये। तो यही चीज जो है वो सरप्राइज करने वाली है कि मून में कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है कि पानी तो होगा ही। और पानी की कंफर्मेशन तो हालांकि चंद्रयान 1 के थ्रू हम लोग को मिली गई थी। चंद्रयान 1 में आपको पता होगा इसकी एक नासा का एक डिवाइस लगा हुआ है, और जो कि पानी डिटेक्ट करने के लिए है, और उस डिवाइस ने जो है वो डिटेक्ट कर लिया है कि मून पे जो है वो पानी अवेलेबल है, यानी कि पानी की प्रेजेंस जो है वो मून में है। बट कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, इस पर आज भी जो है वो खोज चल रही है। और कहा जाता है कि मून के फार साइड पर पानी है। फार साइड मतलब जहां पर आज तक कोई गया नहीं है, फार साइड यानी कि पीछे वाला एरिया। अभी तक हम लोग ने जो रिसर्च करी है वो मून के सामने वाले ही फेस के लिए फेस को करी देखते हुए करी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि धरती से जब भी अपन चांद को देखते हैं, जैसे कि धरती गोल घूमती है, राइट, धरती जो है वो गोल घूमती है, वैसे ही चांद जो है, चांद भी गोल घूमता है, राइट। बट चांद और धरती जो होती है वो इस प्रकार से गोल घूमती है कि हम अपनी धरती से हमेशा जब भी देखते हैं, हमने चांद के फ्रंट फेस को ही देखा है, हमने चांद के बैक वाले फेस को नहीं देखा है, इवन धरती से भी, और ना रिसर्चर्स वहां पर जाकर लैंड हुए हैं, राइट। तो पीछे वाला जो एरिया है चांद का, बैक साइड जो एरिया है, वो आज भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और कई सारी स्टोरीज तो ऐसी भी आती है कि वहां पर एलियंस वगैरह भी हैं। अब देखो पता नहीं है कि नहीं है, वो तो पता नहीं, अभी भी ऐसे कोई पुख्ता सबूत तो आए नहीं है। बल्कि काफी सारे ऐसे मतलब ऐसे जो होते हैं ना कि कई सारे लोग जो है वो इस प्रकार की रिपोर्ट वगैरह भी डालते हैं। इवन ये भी कहा गया था कि जब एस्ट्रोनॉमर्स जब वहां पे गए थे मून पे, तो उनका आमना सामना भी हुआ था एलियंस के साथ। अब पता नहीं है वो कितना सच है क्या नहीं है, बट हाँ काफी सारी ऐसी रिसर्च तो आती हैं। जैसे कि एरिया 51 मेरे ख्याल से एक जगह है यहाँ पर यूएसए के अंदर, एरिया 51 है या पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अगर आप कभी फ्री रहो तो वो डालना यूट्यूब पे, एरिया 51। उस जगह पर कहा जाता है कि नासा जो है या अमेरिका जो है वो मिलकर एलियंस के साथ जो है वो कुछ ऑपरेशंस कर रही है। और ये भी कहा गया है इस चीज से कि जब नासा ने पहली बार जब लैंड किया था मून पे, तब उस समय जो है वो एलियंस ने उनको चेतावनी दे दी थी कि वापस लौट के मत आना यहाँ पर। तो उसके बाद आप अभी तक जो है वो नासा ने मून पर जो है वो कदम नहीं रखा है। बट हाँ आने वाला समय पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि उसकी प्लानिंग चल रही है दोबारा से मून पर जाने की। अब देखते हैं उसके बारे में कि कब जो है वो होता है। बाकी ये आइडिया जो है वो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन जनरल। और बाकी जो मैंने आपको बताई ये मिस्टीरियस वाली जो चीज़ है, अब वो पता नहीं, मुझे भी है थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ऐसी मिस्टीरियस वाली चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि चांद पे जो है वो पानी मिला है या फिर चांद पे ऑक्सीजन है। क्योंकि चांद पे अगर पानी होगा, ऑक्सीजन होगा, तभी तो ये पॉसिबल है कि वहां पर रस्टिंग होगी, राइट, यानी कि वहां पे जंग जो है वो हो पाएगी। बट जंग के ट्रेसेस मिले तो यानी कि वहां पर पानी और ऑक्सीजन की संभावनाएं हैं। और क्या धरती का एटमॉस्फेयर इसके पीछे है क्या, इस पूरे फिनोमेना के पीछे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आयरन जो है गाइस वो रेडिश कब होता है, तो ये ऑक्सीडाइजर हम लोग को देखने को मिलता है जब क्या होता है कि आयरन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ऑक्सीजन जो है वो निकालता है, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो आयरन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो निकालता है, तब जाकर आयरन पर रस्टिंग लगती है, राइट। तो इसके पीछे का ये फिनोमेना हम लोग को ऑक्सीजन से रिलेटेड देखने को मिलता है। बट मून के पास कोई और एटमॉस्फेयर नहीं है, ना उसके पास ऑक्सीजन है, ना उसके पास पानी हम लोग को देखने को मिलता है। बट ये भी बताया जाता है कि धरती का जो एटमॉस्फेयर है, धरती अपने एटमॉस्फेयर को डोनेट करती है मून को। अब आप बोलोगे सर धरती अपने एटमॉस्फेयर को कैसे डोनेट करती है, तो उसके पीछे का जो फिनोमेना है वो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को देखने को मिलता है धरती की, और मैग्नेटो टेल का हम लोग को देखने को मिलता है। जब भी कभी पर फुल मून जब होता है, तब उस समय मैग्नेटो टेल जो है वो पूरी तरह से 99% सोलर विंड को जो है वो ब्लॉक कर देता है मून से। यानी कि फुल मून में होता क्या है, ये फुल मून आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये देखो आप, फुल मून यहाँ पर है, ये धरती के जस्ट सामने फुल मून हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सूरज की वो आ रही है विंड हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, सोलर विंड। अब जब ये सोलर विंड आती है तो 99% धरती जो है वो इस सोलर विंड को ब्लॉक कर देती है मून से। और जब धरती ब्लॉक करती है मून से, तब क्या होता है, इस विंड के थ्रू जो धरती का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो वो क्या होती है, वो उस तरफ शिफ्ट होती है। और जब वो उस तरफ शिफ्ट होती है मून की तरफ, और मून उसके जस्ट धरती के सामने होता है, तब ये धरती का जो मैग्नेटो टेल है उसके थ्रू धरती अपने एटमॉस्फेयर को जो है वो डोनेट कर देती है कुछ हद तक
मून को, और कहा जाता है जब ऐसी चीज होती है तब उस समय पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहां पर रस्टिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मिल जाता है मून को, मून के अंदर, यानी कि जो धरती का एटमॉस्फेयर, कुछ एटमॉस्फेयर से जब इंटरेक्शन होता है मून का, तब उस समय कहा जाता है कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो मिल जाता है आयरन के रस्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये वाली चीज भी इस प्रकार की जो है वो सामने आई है, बताई गई है, तो उसके बारे में भी एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। इसके अलावा मून को पानी कहां से मिलता है रस्ट बनाने के लिए? देखो ऑक्सीजन तो मिल गया, चलो मान लिया धरती के एटमॉस्फेयर के थ्रू, बट पानी की भी आवश्यकता है। तो बताया जा रहा है कि ज्यादातर बताया जा रहा है कि मून के अंदर पानी जो है वो फ्रोजन फॉर्म में है, यानी कि बर्फीले फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है, फ्रोजन फॉर्म में जमा हुआ है पानी, राइट। लोनार क्रेटर में, क्रेटर क्या होता है, वो गड्ढे हम लोग को देखने को मिलता है, और क्रेटर कहां पर है? मून के फार साइड पे। फार साइड क्या है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पीछे वाला जो मून के पीछे वाला जो एरिया है वो फार साइड हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर क्रेटर है, गड्ढे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये ज्यादातर यहाँ पर हेमेटाइट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ज्यादातर हेमेटाइट बेसिकली एक रॉक का फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, हेमेटाइट। और रिसर्चर ने ये बताया कि जब यहाँ पर फास्ट मूविंग डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, राइट, जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर एंटर होते हैं और मून के अंदर जो है वो गिरते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं, राइट, बॉम्बार्डिंग यानी कि टकराते हैं एकदम तेजी से डस्ट पार्टिकल, स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स हैं, अब वो मून पे आगे जैसे ही टकराएंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, डस्ट पार्टिकल को बना देता हूं मैं छोटा, राइट, राइट, मून को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये मून है। अब जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल है ये आए और ये टकराए मून से, तो कहा जाता है कि जैसे ही ये टकराते हैं तो उस समय जो क्रेटर के अंदर जैसे ही ये टकराएंगे मून के, तो वैसे ही जो है वो जो फ्रोजन फॉर्म में जो आइस हम लोग को देखने को मिलता है, वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो टूटेगा और वो बाहर जो है फिर वो पानी निकल के आएगा। तो ये कहा जा रहा है यही पानी होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है और रस्ट बनाने के लिए जो है वो मददगारी होता है मून के अंदर। बट इसके अलावा दूसरी थ्योरी भी ये कह रही है कि क्वाइट पॉसिबल कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं, क्या पता वही जो है वो पानी लेकर आए अपने साथ, राइट, तो उनमें भी जो है वो पानी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी ये भी है, ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जिसके कारण से वहां पर ऑक्सीडेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वहां पर ऑक्सीजन और वाटर की मदद से जो है वो ये रस्टिंग जो है वो होने लगती है। तो ये चीज, ये थ्योरी जो है वो कुछ इस प्रकार की सामने हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके बैकग्राउंड की बात करें गाइस तो 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान-1, इंडिया का पहला लूनार प्रोब हम लोग को देखने को मिल रहा है इसरो का, और इसरो ने 2009 में इससे कम्युनिकेशन जो है वो खो दिया था, यानी कि हमारे कनेक्शन से जो है ये बाहर चला गया था, बट नासा के साइंटिस्ट ने इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, फाउंड कर लिया हमारे जो चंद्रयान-1 है उसको, राइट। तो उसके बाद जो है वो एक स्टडी सामने आई उसके रडार के थ्रू, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें एक वो डिवाइसेस वगैरह भी लगी हुई हैं हमारे चंद्रयान-1 में, वो डिवाइस जो है वो नासा की डिवाइस है, तो उसके थ्रू जो है वो नासा को पता लग गया, नासा के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि मून पे ट्रेसेस पाए गए हैं पानी के, राइट, वाटर के ट्रेसेस जो है वो मिले हैं, तो ये चीज भी यहाँ पर नजर आई। और प्रेजेंस ऑफ लूनार वाटर और लूनार केव्स भी हम लोग को वहां पर देखने को मिली हैं, जो कि एंशियंट लूनार लावा वहां पर फ्लो हुआ करता था, धरती में लावा फ्लो होता है ना, वैसे ही मून पे भी लावा जो है वो फ्लो हुआ करता था, तो उसके चलते क्रेटर्स वगैरह जो है ये बन गए हैं, राइट। और कहा जाता है कि एक टाइम पर मून पे भी इन क्रेटर्स पर जो है वो पानी हुआ करता था, राइट। और मार्स के लिए भी यही वाली थ्योरी जो है वो सामने आई है, मार्स पे भी यही क्रेटर्स के बारे में यही बात की गई। इसके अलावा बात करें, पहले यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ करती थी, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज वही भूकंप वगैरह आया, तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को पहले मून के अंदर देखने को मिलती थी, लूनार सरफेस के अंदर, तो ये कुछ चीजें पाई चंद्रयान-1 ने। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड रस्टिंग के बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब इस न्यूज की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली पे लो ओजोन देखने को मिला है। रिसर्चर्स ने पाया है कि हमारी कंट्री के जो दूसरे अर्बन एरियाज हैं, दूसरी अर्बन सिटीज हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इस जगह पर ब्रह्मपुत्र वैली पे, रिवर वैली पर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। और ये किस ओजोन की बात हो रही है? ट्रोपोस्फेरिक या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो कम होने का सीधे सीधे जो है वो रिजल्ट के तौर पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं उनको, उनकी हेल्थ पर जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू हमारी अर्बन सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हमको ग्राउंड ओजोन का देखने को मिलता है। और ग्राउंड में ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ओजोन का, ग्राउंड लेवल ओजोन का, ये हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये कम क्यों है गाइस? तो कम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन, वहां पर ज्यादा गाड़ियां और ये सब चीजें हम लोग को नहीं देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दूसरी स्टेट्स। हालांकि वहां पर है, आज भी हम लोग को लोकल सोर्सेज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि मेजर नेशनल हाईवेज है वहां पर, बट इतने नहीं है एज कंपेयर टू जो दूसरे शहर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जो पोल्यूशन लेवल दूसरे शहर में है उसके कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्टर्न में उतना पोल्यूशन नहीं है। तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली उधर ही की नॉर्थ ईस्ट साइड की हम लोग को देखने को मिलती है, तो बताया जा रहा है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी
फायदा जो है वो है इस चीज से, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स उनके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राइट। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे क्रिएट होता है, तो ये चीज याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है NOx, और उसके साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये मिलाकर जो है ये हो गए, और ये मिलाकर जो है वो ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। यानी कि आप पॉल्यूशन होता है प्लस हीट होती है, सनलाइट होती है, इन दोनों को मिलाकर जो है वो ओजोन तैयार होती है। और ग्राउंड लेवल की जो ओजोन होती है वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और जैसे कि जो ये पॉल्यूटेंट जो एमिट होते हैं कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरी से, केमिकल प्लांट से, और जो दूसरे सोर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जो लाइट के प्रेजेंस पर केमिकली रिएक्ट करते हैं, राइट, और वो ह्यूमन हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। और ओजोन जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली में क्यों कम बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक फोटो स्टेशनरी स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि डे लाइट आवर्स पर कंपैरेटिवली दूसरी अर्बन सिटीज या दूसरे अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में यहाँ पर उतना ज्यादा पोल्यूशन हम लोग को नहीं देखने को मिलता। और हमने क्या बात करी अभी कि पोल्यूशन प्लस हीट एंड सनलाइट इक्वल्स टू ओजोन, बट यहाँ पर पोल्यूशन लेवल हम लोग को उतना नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर ओजोन जो है वो नहीं जनरेट होता है। तो ये चीज जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर ने पेश करी है, सामने रखी है। और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है उसके लिए चिंता क्यों करनी चाहिए, तो बताया जा रहा है कि ग्राउंड लेवल का ओजोन काफी हार्मफुल पोल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलता है, हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, जो कि मेनली स्मॉग के तौर पर जो है वो सामने नजर आता है, राइट। पोल्यूशन हम बोलते हैं ना, फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल्स टू स्मॉग, तो वैसे ही वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल काफी हाई होता है और काफी टॉक्सिक गैसेज इसमें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इवन ये एग्रीकल्चरल क्रॉप को और ट्रीज को भी अफेक्ट करती हैं। और मेन हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशली लंग्स फंक्शन पर इफेक्ट करती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो उसके बारे में आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओजोन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसको लेकर मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है यहाँ पर कि ओजोन जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, तो उनमें से कौन सी लेयर पर ओजोन फॉर्म होती है, राइट। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख कर बताओ, काफी बेसिक क्वेश्चन है, और ये तो NCERT पे इसका जो है वो आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब गाइस, आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, एंड जनरल स्टडीज के ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। और ये जो टॉपिक्स हैं, जिसमें से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 और ब्रिक्स, ये 3 टॉपिक्स GS पेपर 2 के हैं। मुझे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप ये जनरल स्टडीज के टॉपिक जो है वो आप बता दीजिए, यानी कि उसमें आगे जो है वो GS पेपर 1 2 3 4 लिख दो। तो गाइस देखो, ये GS जो है वो 2 के है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जब आपके लिए मैगजीन जब मैं तैयार करूंगा, मैगजीन बनाऊंगा, तो उस बीच अगर इसके सामने GS पेपर 1 2 3 4 अगर ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि हर एक दिन मैं आपको जो है वो होमवर्क देता हूँ, तो वो काफी जो है वो सिस्टमैटिक लगेगा नहीं। तो इसलिए अभी के अभी आप चाहो तो लिख लो कहीं पे कि GS पेपर 2 के ये तीनों टॉपिक हैं, और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो GS पेपर 1 का है। और ये पेपर 2 के जो ये 3 इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। संडे के दिन जो है वो इस पर मैं क्वेश्चन जो है वो रखूंगा, राइट। तो अच्छे से पढ़िएगा इसका। संडे के दिन जो अपन MCQ फॉर्मेट में जो न्यूज को कवर करते हैं ना, तो उसमें ये 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन रखने वाला हूँ। तो ये 4 होमवर्क है आप लोगों के लिए, इससे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए पूरी, तो हमारा एक मंथली पैकेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली पैकेज के अंदर आपको वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। मंथली पैकेज की जो कॉस्ट है वो मात्र मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। मिनिमम उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ईमानदारी से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी मेहनत को देखते हुए आपको चैनल के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन ठीक लगे वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 100 रुपीज पर मंथ का है ये। आप अगस्त से ये है, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक की भी आप PDF जो है वो परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगस्त से लेकर आप दिसंबर की PDF अगर आपको चाहिए रेगुलरली, तो अगस्त की तो आपको मिल जाएगा पूरा डेटा। और अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का अगर आप आज लेते हैं तो कल से जो है वो आपको 9 तारीख, यानी कि आज लोगे आप तो 8 तारीख तक का मिलेगा, 7 नहीं। और कल से जो है वो, जैसे 9 तारीख है कल, तो कल जो है वो आपको कल का डेटा सुबह 6 बजे जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है रेगुलरली आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, और इसमें काफी कुछ चीज आपको दी जाती है। डेली लेक्चर्स की PDF होती है, वीकली कंपाइलेशन होता है, मंथली कंपाइलेशन होता है, प्रिंट फ्रेंडली PDF भी होती है। इसका अगर आपको डेमो चाहिए प्रिंट फ्रेंडली PDF कैसी होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें लिखा रहेगा जैन टू जुलाई 2020 मैगजीन। तो उस पर आप क्लिक करके देखिएगा तो आपको अगस्त मंथ की एक डेमो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार के मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और कितना इजीली मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको कहीं पर भी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बेसिकली डेली रिवीजन के लिए, वीकली रिवीजन के लिए और मंथली रिवीजन के लिए आपको ये इस प्रकार की चीजें दी जाती है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर एग्जाम क्लियर करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि
करंट अफेयर्स लगातार बढ़ता जाता है और कई बार स्टूडेंट जो है होते हैं वो उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से चीजें दी जा रही है, अगर आप एक बार एनरोल कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स की आपकी पूरी तैयारी करवाने का जिम्मा जो होता है वो मेरा होता है। और बट शर्त सिर्फ इतनी है कि जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसी दिन जो है वो आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप डिले करते जाएंगे तो वो पाइल अप होती जाएगी फाइल और वो फिर किसी काम की बचेगी नहीं। एक टाइम के बाद फिर वो मन ही नहीं करेगा फिर उसको रीड करने का। तो जिस दिन दिया जा रहा है टास्क उस दिन कंप्लीट करो। तो ये टास्क के ऊपर पूरा ये चलता है रेगुलरली। आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसको एज अ स्टडी मटेरियल की तरह मत लेना, इसको एज अ टास्क की तरह लेना, तब जाकर ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। चलो एनीवेज ये चीज है और आप चाहें तो 1 साल दिसंबर तक की भी ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे मेरे नाम को सर्च करते हुए मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।